एक 8 साल का बच्चा अपना देश, अपना घर, मतलब अपने सारे लोगों को छोड़कर एक ऐसी नई जगह पर आता है जहाँ की भाषा का उसे एक शब्द भी नहीं आता। ये काफी द्रवित करने वाली स्थिति है। बिल्कुल। ये कहानी 1960s के अमेरिका की है, जब एक छोटा सा क्यूबन रिफ्यूजी अनजान लोगों के बीच अकेला महसूस कर रहा था। ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां एक इंसान मतलब किसी की बात समझ नहीं सकता और कोई उसकी बात नहीं समझ सकता। ऐसे में दिमाग का सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। हाँ, और ऐसे में उस बच्चे के पास जिंदा रहने का बस एक ही तरीका बचा था। उसने अपने आसपास के लोगों को बारीकी से देखना शुरू किया। उनके चेहरे के इशारे, हाथों की हरकतें और उनके खड़े होने के तरीके को पढ़ना शुरू किया। क्योंकि शब्दों का तो कोई फायदा था नहीं वहां। सही बात है। और धीरे-धीरे उसने एक ऐसी भाषा सीख ली जिसमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। और पता है, यही बच्चा आगे चलकर जो नवारो बना, जो एफबीआई के सबसे बेहतरीन स्पाई कैचर्स और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स में से एक माने जाते हैं। ये कहानी सच में गहरा सबक देती है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो खतरे के वक्त कैसे काम करता है। जब शब्दों का सहारा नहीं होता तो दिमाग का एक अलग ही सर्वाइवल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। राइट। जो नवारो ने तो बचपन में ही ये समझ लिया था कि देखिए, लोग मुंह से जो बोलते हैं और जो वो अपने शरीर से जाहिर करते हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। हम्म। इंसान का शरीर असल में एक ऐसी सच्ची भाषा बोलता है जिसे हमारा कॉन्शियस दिमाग छुपा नहीं पाता। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का मकसद भी ठीक यही है। आज हम जो नवारों की किताब द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज के सोर्सेज और उनके पीछे के विज्ञान को बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। मेरा भी यही मानना है। हमारा लक्ष्य ये जानना है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे इशारे, उठने बैठने का ढंग, ये यहाँ तक कि आंखों की पुतलियां दिमाग के सबसे गहरे राज खोल देती हैं। ये बॉडी लैंग्वेज ना एक अदृश्य और यूनिवर्सल भाषा की तरह है। हाँ, जिसका कोई ग्रामर नहीं होता। एग्जैक्टली इसकी कोई वोकैबुलरी लिस्ट नहीं होती, पर फिर भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग इस भाषा को सबकॉन्शियसली हर वक्त बोल रहे हैं। और इस भाषा की सबसे अहम बात यह है कि ये पूरी तरह से अनफिल्टर्ड होती है। मतलब इसमें मिलावट करना या इसके साथ छेड़छाड़ करना करीब करीब नामुमकिन होता है। पर क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे सोचे समझे विचारों के पास नहीं होता। अच्छा, पर यहाँ एक लाजमी सवाल उठता है। मेरा मतलब है, हम अक्सर सुनते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सब बता देती है, पर क्या सच में लोग बिना बोले अपना असली रूप दिखा देते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अंदाजा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि देखा जाए तो इंसान का दिमाग बहुत चतुर होता है। तो क्या लोग जानबूझकर अपने इशारों को नकली नहीं बना सकते, जैसे कोई एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करता है? इस सवाल का जवाब दिमाग के उस हिस्से में छुपा है जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अगर हम इवोल्यूशन यानी मानव विकास के हिसाब से देखें तो ये दिमाग का बहुत पुराना हिस्सा है। ये हमारा इमोशनल और सर्वाइवल सेंटर है। ओके, तो दिमाग का पुराना हिस्सा। हाँ, और इसके ठीक उलट दिमाग का एक नया हिस्सा होता है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये नियोकॉर्टेक्स सोचने, बोलने और सबसे जरूरी बात, झूठ बोलने का काम करता है। वो तो झूठ बोलना नए हिस्से का काम है। बिल्कुल। पर लिम्बिक सिस्टम का एक ही काम है, इंसान को जिंदा और सुरक्षित रखना। जब भी कोई खतरा आता है तो ये लिम्बिक सिस्टम फ्रीज, फ्लाइट या फाइट का आदेश देता है। यानी या तो रुक जाना, भाग जाना या फिर लड़ना। हाँ, और ये रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि नियोकॉर्टेक्स यानी हमारे उस कॉन्शियस दिमाग को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मतलब हमारा कंट्रोल ही नहीं होता उस पर। एग्जैक्टली। देखिए, लाखों साल पहले जब किसी इंसान के सामने कोई खतरनाक जानवर आता था तो उसका दिमाग सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करता था कि ये जानवर कैसा दिख रहा है। वो सीधे बॉडी को रिएक्ट करने को कहता था। सही बात है। नवारो इसको ऐसे समझाते हैं कि बॉडी लैंग्वेज मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी होती है। एक है कंफर्ट यानी आराम या सुरक्षा, और दूसरा डिस्कम्फर्ट। हाँ, डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी या खतरा। जब सब ठीक होता है तो लिम्बिक सिस्टम आराम के सिग्नल्स भेजता है, पर जैसे ही कुछ गलत होता है ये सिस्टम तुरंत बेचैनी के इशारे बाहर भेज देता है, चाहे इंसान जुबान से कितना भी मुस्कुराने की कोशिश क्यों ना करे। ओ वाओ, ये वैसा ही लगता है जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है। मैंने गौर किया है, अगर किसी छोटे बच्चे ने कोई शैतानी की हो और उससे पूछा जाए कि क्या ये तुमने किया, तो वो शब्दों से नहीं बोलता है, पर उसका सर अनजाने में हाँ में हिल रहा होता है। अरे, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। पता है ऐसा क्यों होता है? बच्चों का नियोकॉर्टेक्स अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता,
इसलिए उनका झूठ पकड़ना आसान होता है। और बड़े लोगों का? बड़े लोग अपने नियोकॉर्टेक्स का इस्तेमाल करके झूठ को बेहतर तरीके से फ्रेम कर लेते हैं। वो अपने शब्दों को सजाते हैं, पर उनका लिम्बिक सिस्टम उसी वक्त उनकी असली फीलिंग्स को लीक कर रहा होता है। पर क्या ट्रेन्ड लोग, मतलब बेहतरीन एक्टर्स, क्या वो इस लिम्बिक सिस्टम को चकमा नहीं दे सकते? कुछ हद तक हाँ। एक्टर्स और ट्रेन्ड लोग अपनी बड़ी मांसपेशियों को जरूर कंट्रोल कर लेते हैं। वो अपने बैठने का तरीका, अपने हाथों की हरकत को कॉन्शियस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। पर लिम्बिक सिस्टम माइक्रो एक्सप्रेशंस और अनवॉलंटरी रिएक्शंस के जरिए अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो 1 सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए होते हैं। इन्हें कॉन्शियसली रोकना इंसानी दिमाग के बस में नहीं है, क्योंकि इन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि अगर हम इन इनवॉलंटरी रिएक्शंस को गहराई से समझना चाहें तो चेहरे और आंखों से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सोर्सेज में लिखा है कि आंखों की पुतलियां, जिन्हें हम प्यूपल्स कहते हैं, वो दिमाग का एक बिल्कुल सीधा झरोखा है। नवारो का कहना है कि जब किसी इंसान को कोई चीज या व्यक्ति पसंद आता है या वो कंफर्ट महसूस करता है तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, यानी डायलेट हो जाती हैं। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। दिमाग ऐसा इसलिए करता है ताकि उस पसंदीदा चीज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। अच्छा। हाँ, दिमाग चाहता है कि वो उस आरामदेह या अच्छी स्थिति को पूरी तरह से कैप्चर कर लें। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब कोई ऐसी चीज सामने आए जो खतरनाक हो या जो पसंद ना आए, तो दिमाग तुरंत फोकस बढ़ाने के लिए पुतलियों को सिकोड़ लेता है, यानी कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये बिल्कुल एक कैमरा के लेंस जैसा काम करता है। हाँ, एकदम कैमरे के लेंस की तरह, जो खतरे को बारीकी से देखने के लिए नैरो हो जाता है। और इस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। और सिर्फ आंखें नहीं, भौवें यानी आईब्रोज भी काफी कुछ जाहिर करती हैं। एक टर्म था सोर्सेज में, आईब्रो फ्लैश। हाँ, आईब्रो फ्लैश खुशी और दोस्ती का एक यूनिवर्सल साइन है। जब कोई इंसान किसी अपने को या किसी पसंदीदा व्यक्ति को देखता है तो 1 सेकंड के 5वें हिस्से के लिए उसकी भौवें ऊपर की तरफ उठती हैं। सिर्फ 1 सेकंड के 5वें हिस्से के लिए? बिल्कुल। और इसके पीछे एक गहरा कारण है। इंसान का शरीर बेवजह अपनी ऊर्जा यानी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। भावों को ऊपर उठाना ग्रेविटी के खिलाफ जाना है, जिसमें एनर्जी लगती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो दिमाग ये एक्स्ट्रा एनर्जी सिर्फ तब खर्च करता है जब उसे सामने वाले में कोई खुशी या सकारात्मक बात नजर आती है। वहीं अगर आंखों के ठीक बीच का हिस्सा, जिसे ग्लबेला कहते हैं, अगर वहां सिकुड़ ना जाए तो ये सीधे तौर पर डाउट, कंसर्न या नापसंदी का इशारा है। दिमाग खतरे के वक्त आंखों को सुरक्षा देने के लिए उस हिस्से को सिकोड़ लेता है। होठों का किरदार भी इस भाषा में उतना ही गहरा लगता है। जब लोग किसी बात से सहमत नहीं होते या उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो वो अपने होठों को आगे की तरफ से कोड़ लेते हैं, जिसे लिप पर्सिंग कहते हैं। हाँ, लिप पर्सिंग। और अगर उन्हें एहसास हो कि उन्होंने कोई गलती कर दी है तो दोनों होंठ आपस में जोर से दब जाते हैं और उनके किनारे नीचे की तरफ खिंच जाते हैं, जिसे लिप कंप्रेसिंग या अपसाइड डाउन लिप्स कहा जाता है। सही बात है। ये सब सुनने में ना ऐसा लगता है जैसे चेहरा किसी इमोशनल थर्मोमीटर की तरह काम कर रहा हो। जैसे बुखार आने पर थर्मोमीटर तुरंत रीडिंग दे देता है कि अंदर का टेम्परेचर क्या है, ठीक वैसे ही आंखें, भौएं और होंठ अंदर चल रही बेचैनी या खुशी को एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में बाहर ला देते हैं। चेहरा उस थर्मोमीटर की स्क्रीन है जहां सब कुछ साफ पढ़ा जा सकता है। ये थर्मोमीटर वाली बात से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि चेहरा कितना सेंसिटिव ऑर्गन है। पर एक और दिलचस्प बात है, जब ये थर्मोमीटर बताता है कि अंदर तनाव या स्ट्रेस बढ़ रहा है तो शरीर उस तनाव को कम करने के लिए भी कुछ उपाय निकालता है। ओह, मतलब खुद को शांत करने के उपाय। हाँ, यहाँ आते हैं पैसिफाइंग बिहेवियर्स, यानी खुद को शांत करने के तरीके। जब लिम्बिक सिस्टम बेचैन होता है तो दिमाग शरीर को अलग अलग नर्व्स को स्टिमुलेट करने का ऑर्डर देता है ताकि दिल की धड़कन को वापस नॉर्मल किया जा सके। जैसे तनाव के वक्त लोग अक्सर अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगते हैं। ये एक आम आदत दिखती है, पर इसके पीछे जरूर कोई बड़ा कारण होगा। बिल्कुल बड़ा कारण है। गर्दन के ठीक नीचे एक छोटा सा गड्ढा होता है, जिसे सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं। जब भी डर, कंसर्न या इनसिक्योरिटी होती है तो इंसान की उंगलियां अपने आप इस जगह को छूती हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला है इवोल्यूशन। गर्दन हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा है, क्योंकि सारी जरूरी खून की नसें यहीं से दिमाग तक जाती हैं। खतरे के वक्त लिम्बिक सिस्टम सबसे पहले इस नाजुक हिस्से को बचाने का आदेश देता है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है वेगस नर्व। गर्दन को हल्के से सहलाने से वेगस नर्व स्टिम्युलेट होती है, जो सीधा दिल की धड़कन को धीमा करने का सिग्नल भेजती है।
महिलाएं अक्सर तनाव में यहाँ पहने हुए नेकलेस से खेलती हैं और पुरुष अनजाने में अपनी टाई के नॉट को एडजस्ट करने लगते हैं। और जब गर्मी या बेचैनी होती है तो शर्ट के कॉलर को खींचना, जिसे सोर्सेज में वेंटिलेटिंग कहा गया है। हाँ, वेंटिलेटिंग। तनाव के वक्त ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज करता है। इससे होता यह है कि दिल तेजी से धड़कता है, खून का बहाव बढ़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। तो पसीना आने लगता होगा। बिल्कुल, गर्दन और चेहरे पर गर्मी और पसीना महसूस होने लगता है। इस फिजियोलॉजिकल बेचैनी को कम करने के लिए लोग अपने शर्ट के कॉलर को खींचकर वहां हवा आने देते हैं ताकि उनकी स्किन ठंडी हो सके। और बालों के साथ खेलना भी खुद को शांत करने का एक तरीका है, पर इसमें मैंने पढ़ा कि हथेली की दिशा बहुत मायने रखती है। सही पढ़ा। हथेली का अंदर या बाहर होना अलग अलग भावनाओं को जाहिर करता है। हथेली का बाहर की तरफ होना यानी पाम आउट और बालों से खेलना आत्मविश्वास और आराम का निशान है। हथेली बाहर होने पर आराम कैसे? देखिए, एवोल्यूशन के हिसाब से कलाई यानी रिस्ट एक बहुत नाजुक हिस्सा है। कोई भी इंसान अपने नाजुक हिस्से को तभी खुला छोड़ता है जब उसका लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित और आरामदेह महसूस करता है। ये लॉजिकल लगता है। पर इसके उलट अगर कोई तनाव में है तो वो अपनी उंगलियों को बालों के अंदर घुसाकर उन्हें तेजी से खींचता है या स्कैल्प को हवा लगने देता है। ये फिर से बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। वेट, अगर हम एक इंटरव्यू की स्थिति को देखें जहां किसी से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं और वो अपना कॉलर ठीक करने लगे या उसके चेहरे पर पसीना आने लगे, तो आमतौर पर लोग ये मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। लोग इन इशारों को सीधा डिसेप्शन यानी धोखे से जोड़ देते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी और भयंकर गलती होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिससे तोड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा। पसीना आना, कॉलर ठीक करना या मुंह सूखना डिसेप्शन या झूठ के इशारे नहीं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस यानी तनाव के इंडिकेटर्स हैं। तो झूठ और स्ट्रेस में फर्क है? जमीन आसमान का। एक सच्चा इंसान भी तनाव में आ सकता है। अगर किसी मासूम इंसान पर कोई आक्रामक आरोप लगाया जाए तो उसका दिमाग पैनिक करेगा। उसका डर पकड़े जाने का नहीं होगा बल्कि गलत समझे जाने का होगा। राइट। और उस डर से भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक वैसे ही रिएक्ट करेगा। यहां तक कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं वो भी झूठ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस पकड़ते हैं। इसलिए सिर्फ पसीना आने या कॉलर खींचने की वजह से किसी पर झूठा होने का ठप्पा लगाना पूरी तरह से गलत और खतरनाक है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब बॉडी लैंग्वेज का मतलब दूसरों पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को समझना है। खैर, चेहरे और गर्दन जैसे छोटे और नाजुक हिस्सों की बातें तो हो गई, पर तनाव बढ़ने पर जब लिम्बिक सिस्टम इन पैसिफाइंग तरीकों से शांत नहीं होता तो क्या करता है? तो वो शरीर के सबसे बड़े और जरूरी हिस्सों को बचाने में लग जाता है, जैसे हमारा धड़ यानी टॉर्सो और हाथ। टॉर्सो, इसमें पेट और चेस्ट आते हैं ना? हाँ, ये एक तरह से हमारा सॉफ्ट अंडरबेली है। यहाँ दिल, फेफड़े और सारे जरूरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे जानवर अपने पेट को हमेशा बचा के रखते हैं, वैसे ही इंसान का दिमाग भी इस हिस्से को लेकर काफी सतर्क रहता है। तो इसका बॉडी लैंग्वेज में कैसे पता चलता है? जब किसी को सामने वाला इंसान पसंद आता है या कोई आरामदेह माहौल होता है तो लोग पूरी तरह से अपना टॉर्सो सामने वाले की दिशा में कर लेते हैं। इस बिहेवियर को वेंट्रल फ्रंटिंग कहते हैं, जो दोस्ती और ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशारा है। और जब कोई बात चुभती है या सामने वाले से नापसंदी होती है तो ठीक इसका उल्टा होता होगा, जिसे सोर्सेज में वेंट्रल डिनायल कहा गया है। बिल्कुल। वेंट्रल डिनायल में लिम्बिक सिस्टम खतरे को भांपकर तुरंत अपने नाजुक ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करता है। इसलिए लोग ना चाहते हुए भी अपना पेट उस शख्स की तरफ से घुमा लेते हैं। सिर्फ घुमना ही नहीं, एक और आम आदत देखने को मिलती है। कौन सी आदत? लोग अनजाने में किसी चीज को ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। किसी असुरक्षित माहौल में आपने गौर किया होगा कि लोग एक तकिया, अपना पर्स या यहाँ तक कि एक कॉफी मग अपने पेट और चेस्ट के ठीक सामने पकड़कर बैठ जाते हैं। ओह वाओ, ये वैसा ही है जैसे लोग अपने धड़ के आगे कोई अदृश्य ढाल यानी इनविजिबल शील्ड पहन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। आरामदेह स्थिति में वो शील्ड हटा दी जाती है ताकि ट्रस्ट दिखाया जा सके, पर जैसे ही कोई चुभने वाला सवाल आए या सामने वाला अनकंफर्टेबल करे, तुरंत हाथों को क्रॉस करके या कोई चीज आगे रखकर वो अदृश्य ढाल दोबारा पहन ली जाती है। इनविजिबल शील्ड का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इस बिहेवियर को समझाता है। और इस शील्ड के अलावा हमारे हाथ एक और काम करते हैं।
आत्मविश्वास दिखाने का। जैसे कि इसका एक बहुत मजबूत उदाहरण है हैंड स्टीपलिंग। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के सिरों को आपस में जोड़ लिया जाता है, जैसे किसी मंदिर का शिखर हो। जर्मनी की फॉर्मर चांसलर एंजेला मर्कल या कई बड़े लीडर्स अक्सर पब्लिक में ये इशारा करते हैं। स्टीपलिंग आत्मविश्वास का साइन क्यों है? क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं। एक, ये स्पेस कवर करता है। दूसरा, उंगलियों के सिरों को इतनी सटीकता से जोड़े रखने के लिए दिमाग का पूरी तरह शांत होना जरूरी है। मतलब न्यूरोलॉजिकली काम होना चाहिए। एग्जैक्टली। तनाव में तो हाथ कांपते हैं या मुट्ठी बन जाती है, पर स्टीपलिंग करने का मतलब है दिमाग कह रहा है मैं पूरी तरह नियंत्रण में हूं। और मैंने सुना है अंगूठे यानी थम्स भी काफी अहम होते हैं। हाँ, जब किसी के अंगूठे ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हो तो वो आत्मविश्वास का प्रतीक है, क्योंकि वो दोबारा ग्रेविटी के खिलाफ जाकर स्पेस क्लेम कर रहे हैं। पर जब वही अंगूठे पॉकेट के अंदर छुपे हों तो ये इनसिक्योरिटी और रिट्रीट का इशारा होता है। और हथेलियां खुली होना। अगर कोई हथेलियां ऊपर की तरफ करके बात करता है तो इसका एवोल्यूशन से कनेक्शन है कि मेरे हाथों में कोई हथियार नहीं है, जिससे सच्चाई और समर्पण जाहिर होता है। सही बात है। चेहरे और धाड़ और हाथों पर लोग किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत कॉन्शियस कंट्रोल रख ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाला इन हिस्सों को देख रहा है। पर एवोल्यूशन ने शरीर में एक ऐसी जगह छोड़ दी है जिसे पढ़ना सबसे आसान है और जिसे इंसान छुपा नहीं पाता। आप पैरों की बात कर रही हैं? हाँ, सोर्सेज के अनुसार हमारी बॉडी का सबसे सच्चा हिस्सा हमारे पैर होते हैं, दी ऑनेस्ट फीट। अगर इसके पीछे के विज्ञान को देखा जाए तो ये पूरी तरह से सर्वाइवल पर आधारित है। लाखों साल पहले जब इंसान के पास हथियार नहीं थे और वो जंगल में रहता था, तो खतरे को देखकर सबसे पहला रिएक्शन मुंह से चिल्लाकर लड़ना नहीं था, बल्कि वहां से भागना था। तो दिमाग ने सीधा पैरों को सिग्नल भेजा। बिल्कुल। आंखों ने शेर को देखा, दिमाग ने सिग्नल भेजा और पैर भागने के लिए तैयार हो गए। दिमाग का पैरों के साथ ये कनेक्शन इतना गहरा और हार्ड वायर्ड है कि आज भी जब दिमाग को बेचैनी महसूस होती है तो वो सबसे पहले पैरों को ही आदेश देता है। तो पैर सच में दिमाग का असली रिफ्लेक्शन हुए। खुशी के वक्त पैरों का अनजाने में थिरकना या बाउंस होना, जिसे हैप्पी फीट कहते हैं। मैंने पढ़ा था कि किसी पोकर प्लेयर के पास अच्छे कार्ड्स आने पर उसके चेहरे पर चाहे कितनी भी सीरियस पोकर फेस क्यों ना हो, उसके पैर टेबल के नीचे खुशी से उछलने लगते हैं। और इसके बिल्कुल उलट, अचानक खतरा या डर महसूस होने पर पैरों का एकदम रुक जाना, यानी फ्रोजन फीट, ताकि खतरनाक जानवर उन्हें देख ना सकें। पर इंसानी बातचीत में इसका क्या असर होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंटेंशन क्यूज में मिलता है। एक ऐसी कल्पना करते हैं जहां एक पार्टी चल रही है, दो लोग आपस में मुस्कुराकर बात कर रहे हैं। ठीक है। एक इंसान चेहरे से पूरा इंटरेस्टेड लग रहा है, पर अगर नीचे गौर किया जाए तो उसका एक पैर दरवाजे की दिशा में घुमा हुआ है। मतलब फुट टर्निंग अवे। सही। इसका मतलब दिमाग ने पूरी स्थिति का आकलन कर लिया है और उसने पहले ही वहां से निकलने का रास्ता तय कर लिया है, चाहे होंठ कुछ भी कहानी क्यों ना बता रहे हों। और इसके साथ एक और बिहेवियर काफी आम होता है, कुर्सी के पायों में अपने एंकल्स को लपेट लेना या एंकल्स को आपस में लॉक कर लेना। एंकल लॉकिंग एक्सट्रीम स्ट्रेस और सेल्फ रिस्ट्रेंट का प्रतीक है। जब दिमाग भागना चाहता है पर सामाजिक मर्यादाओं की वजह से इंसान उठकर भाग नहीं सकता, तो वो अपने ही पैरों को लॉक कर लेता है ताकि लिम्बिक सिस्टम की भागने की अर्ज को रोका जा सके। दुनिया भर में बचपन से ही सिखाया जाता है कि पसंद ना आने पर भी सामाजिक तौर तरीकों के लिए झूठी मुस्कान कैसे देनी है। हम लोग अपने चेहरे को मास्क करना बखूबी सीख जाते हैं, क्योंकि सबका ध्यान चेहरे पर होता है। बिल्कुल। पर अपने पैरों को कंट्रोल करना कोई नहीं सिखाता, इसलिए पैर दिमाग की असली सच्चाई को आसानी से जाहिर कर देते हैं। तो अगर इस गहरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो एक बहुत स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज लोगों को झूठा साबित करने या उन्हें नीचा दिखाने का कोई हथकंडा नहीं है। तो क्या है ये? यह लोगों की असली भावनाओं, उनकी सुरक्षा के एहसास और उनके तनाव को गहराई से समझने का एक बहुत बड़ा और असरदार टूल है। इस पूरे ज्ञान को आम जिंदगी में अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा एम्पैथी यानी सहानुभूति का विकास करना है। अगर किसी मीटिंग में कोई कोवर्कर अपना कॉलर वेंटिलेट कर रहा है या कोई दोस्त असुरक्षा में अपने एंकल्स लॉक कर रहा है, तो वहां उनको जज करने के बजाय उनके असहज होने को समझा जा सकता है। बिल्कुल, और उनकी मदद की जा सकती है। ये इशारे बताते हैं कि कब किसी से सवाल पूछने का तरीका बदलना चाहिए या कब किसी को थोड़ा आराम और स्पेस देना चाहिए। सही बात है। तो इस पूरे सफर को खत्म करने से पहले एक विचार है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।
हर इंसान चाहता है कि दुनिया उसे सच बोले, पर अगर दुनिया का हर एक इंसान दूसरों के माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनके होंठों का सिकुड़ना, उनका वेंट्रल डिनायल और उनके पैरों का फ्रोजन होना बिना किसी मेहनत के देखने लगे, तो इसका नतीजा क्या होगा? ये काफी गहरा सवाल है। क्या लोगों की अनकही तकलीफों, उनके डर और उनकी इनसिक्योरिटीज को खुली किताब की तरह पढ़ने से हमारी ये दुनिया आपस में ज्यादा डीपली और एम्पैथेटिकली जुड़ेगी, या फिर लगातार दूसरों के छुपे हुए डर और सच्ची मंशा को जान लेने के बाद इंसान इस भीड़ में पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगेगा? अगली बार जब कोई आगे बढ़कर बड़ी सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाए, पर ठीक उसी वक्त उसके पैर दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हों, तो उस लम्हे में ये सोचना जरूरी हो जाएगा कि सच की डोर किसके हाथ में है, उन होठों के पास जो मुस्कुरा रहे हैं या उन पैरों के पास जो वहां से निकलना चाहते हैं।